हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन खत्म कर दिया था। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की ओर, जो इसका लास्ट पार्ट है और यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल टूल्स इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर अलजेब्रा। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फिजिक्स में जितनी भी लाइक क्वांटिटीज होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude। ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके। मास हो गया, मास की सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी में वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास हो गया हमारा, और स्पीड होगी, डिस्टेंस हो गया। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लाइक डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटीज होंगी। तो हम बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की ओर। अ फिजिकल क्वांटिटी which has both, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है और हमें वेक्टर ही पढ़ना है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, बताइए। सबसे पहले हमारा हो गया फोर्स। ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सी हैं, लाइक एरिया। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एटसेट्रा। इतने ही रखते हैं हम। तो फोर्स कैसे? जैसे फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, लेकिन लगा कहाँ रहे वो भी तो जानना है ना, कि किस डायरेक्शन में लगा रहे, नॉर्थ, ईस्ट, अप, डाउन। तो डायरेक्शन होना भी मैंडेटरी है, जरूरी है। तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाती है। ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी लाइक एक ही बात है, स्पीड बट स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। जैसे हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने पढ़ा हो 9th या 10th क्लास में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज फोर्स की टर्म्स में होती है। एक्सेलरेशन किस दिशा में लग रही है, किस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन लग रही है, वो भी जानना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो भी वेक्टर में आ जाता है। ठीक है। और एरिया वेक्टर कैसे होता है? आप लोगों को लगता है स्केलर होगा, बट एरिया वेक्टर होता है। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? ये एरिया है। इसका वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, मतलब इससे आउटवर्ड्स, लाइक दिस। ठीक है। तो एरिया भी हम आगे वेक्टर में ही कंसिडर करते हैं, वैसे होता ही वेक्टर में है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्केलर तो आप जाने ही होंगे, ऐसी क्वांटिटीज जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो एक वैल्यू हो, लाइक मास, डेंसिटी। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एरिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा स्केलर और वेक्टर। तो अब हम बढ़ते हैं वेक्टर अलजेब्रा की ओर। वेक्टर पढ़ते हैं अब हम, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम वेक्टर की ओर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऐसी ही क्वांटिटी होती है, लाइक जिसके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी हो, दोनों हो। मैग्नीट्यूड हो, लाइक उसकी वैल्यू हो, और दूसरा एक डायरेक्शन हो कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको लिखते हैं हम वेक्टर। तो वेक्टर कैसे होता है? जिसके पास क्या क्या हो, एक
हैज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लाइक नंबर, कोई वैल्यू हो, जैसे कितनी फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरी चीज हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन भी हो, ठीक है। बाकी स्केलर तो आपको बता दिया था। तो वेक्टर ये होता है। तो वेक्टर को रखने का सिंबल क्या होता है सर? इसका सिंबल हम जानते हैं, जैसे बेटा फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स, तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे? तो फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। लेकिन वेक्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स वेक्टर है ना, तो वेक्टर बताने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये होता है इसका सिंबल। आई होप आपको क्लियर हो। जैसे और भी क्या वेक्टर होती है बताइए? वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे हम वेक्टर के फॉर्म में? तो वेलोसिटी का सिंबल v और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है। आप कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं ऐसे लगा देता हूं। और बताइए जैसे एक्सेलरेशन, ये सब टर्म्स अभी आपको मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप इसको जान लीजिए एज अ सिंबल बस। एक्सेलरेशन भी आप लोगों ने सुना ही होगा, इसका सिंबल होता है ए, और इसका वेक्टर कैसे लगाएंगे? ऊपर बस एक एरो। ये एरो ही रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर को, ठीक है, कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सिंबल क्या होता है? उसके ऊपर एरो लगा दो एक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो वेक्टर के बारे में क्या जाने? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो। और वेक्टर का सिंबल क्या होता है? ऊपर एक एरो लगा दीजिए, जैसे एफ वेक्टर ये हो गया, वी वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। तो डालिए, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एरो। लिख लेना अच्छे से, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो लाइक दिस, देखिए आप, यही बना देता हूं मैं, ये होगी एक एरो, ठीक है। वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो में ये इसकी होगी टेल, और ये इसका हो गया हेड। एरो इस पे हेड और टेल हो, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? एक एरो से जिसकी हेड और एक टेल हो। और भी जानते हैं, जैसे मैं एक और एरो बना देता हूं, लाइक उसमें कंफ्यूजन होगी, ये मैंने बना दिया एरो, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो डायरेक्शन बता रही है, ये जो एरो का पॉइंट बता रहा है, ये इसकी क्या बता रही है? ये क्या है इसकी? डायरेक्शन। वेक्टर की क्या बता रही है? ये डायरेक्शन। और जो एरो की लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ इतनी होगी, ये जो इसकी लेंथ है ये बता रही है मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको क्लियर हो। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? एक एरो से। वो एरो कहीं भी हो सकती है, लाइक दिस, मैंने यहां बना दी ये एरो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। और ये इसका पॉइंटर क्या बता रही है? इसकी बता रहा है डायरेक्शन, कि किधर को है वेक्टर। और इसकी लेंथ क्या बता रही है? इसकी लेंथ बता रही है मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी है। जितनी भी लेंथ होगी, जैसे 5 यूनिट्स है तो हम उसको 5 न्यूटन कह सकते हैं फोर्स के केस में, जो भी हम कंसीडर करें, एक यूनिट को जो भी हम कंसीडर करें उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। और वेक्टर का सिंबल क्या होता है? ऊपर एरो लगा दीजिए, जैसे फोर्स को एफ वेक्टर ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर, एक्सेलरेशन ए वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है? हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। एरो जिसके पास एक हेड और एक टेल हो, ठीक है, वही होती है एरो। तो हेड एंड टेल, तो ये एरो उसकी डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। और जो एरो की लेंथ है, जो उसकी लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड बताएगी, याद रखना। जैसे इसकी लेंथ है 7 यूनिट्स, तो मैग्नीट्यूड विल बी 7, और ये डायरेक्शन उस तरफ, तो उतनी फोर्स लग रही है 7 न्यूटन, या उतनी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हम कह सकते हैं, ये एरो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किससे होती है? एरो से। एरो के बारे में जान गए, एरो की जो पॉइंटर होगी वो बताएगी उसकी डायरेक्शन, और एरो की लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम
इस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर भी जानेंगे, कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो हम लोगों ने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जानी, जो कि एक एरो से होती है, एरो जिसमें हेड और टेल हो, और एरो की डायरेक्शन वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताती है, और एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है उस वेक्टर का। तो कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ही रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप जानिए, जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, हमने वेक्टर को बनाया ये ए वेक्टर। अगर हम इस वेक्टर को वैसे ही रखें, बस इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे लाइक दिस, इस वेक्टर की लेंथ वही रखी हमने और इसकी डायरेक्शन बस ऑपोजिट कर दी, तो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाता है, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अ वेक्टर whose direction is changed, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड कर सकते हैं, will become negative of that vector। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो, बहुत इजी है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी बाकी सेम रखा, तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है अ वेक्टर कैन बी प्लेस्ड पैरेलली टू इटसेल्फ। ये कह रहा है कि वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हमने बनाया है लाइक ए वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेलली प्लेस कर दूं तो इसकी पैरेलल लाइन क्या होगी, ये, तो ये भी क्या रहेगा, थोड़ा सा पैरेलली थोड़ा सा चेंज हो गया ये मुझे लग रहा है, एकदम पैरेलल बनाए, तो ये भी बेटा ए वेक्टर ही रहेगा। तो ये हम ये कह रहे हैं कि हम वेक्टर को, ए वेक्टर है उसको पैरेलली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। वैसे भी वेक्टर की डेफिनेशन कैसी होती है, वेक्टर की डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड से ही वेक्टर को बताया जाता है। तो मैंने इसको पैरेलली यहां प्लेस कर दिया, अब मैं चाहूं इसको आगे भी प्लेस कर सकता हूं लाइक दिस। क्या ये पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, और लेंथ भी सेम है, तो ये भी ए वेक्टर होगा। समझ पा रहे हैं आप बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम आता है हमें एंगल निकालने के लिए वेक्टर्स का, और जो हम एडिशन रूल्स पढ़ते हैं ना, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उसमें बहुत काम आता है। तो आप इसको फिर से ध्यान से समझिए कि एक वेक्टर है उसको हम पैरेलली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, यहां भी अगर मैं इसको सिर्फ पैरेलल रखूं, पैरेलल समझते हैं ना, ये मैंने इसको पैरेलल रखा और लेंथ तो इसकी सेम है ही, तो ये भी बेटा ए वेक्टर होगा। ठीक है, मैं इसको पैरेलली रख रहा हूं, ये एक लाइन है, ये लाइन भी इसके पैरेलली है और लेंथ सेम है, तो ये भी ए वेक्टर होगा। इसको मैं पीछे भी कर सकता हूं, इसको मैं आगे भी कर सकता हूं, ये सारे के सारे ए वेक्टर्स है। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही है और लेंथ भी एक ही है, इसलिए ये ए वेक्टर्स है। इन दोनों में इन सब में क्या सेम है, इन सबकी डायरेक्शन एंड लेंथ, जो कि मैग्नीट्यूड बताता है, क्या है, सेम, इसलिए सारे ही एक ही वेक्टर है, डायरेक्शन एंड लेंथ सेम है। इसको मैं पीछे भी कर सकता हूँ, ये वेक्टर को लाइक दिस, तो ऐसे कर देता हूं मैं, ये इसकी भी डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये भी ए वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूं, ये भी ए वेक्टर है, सारे ए वेक्टर्स है। होप आपको क्लियर हो गया कि नहीं। बस हमें क्या रखना है, पैरेलल वेक्टर, वैसे भी बस हमें डायरेक्शन और लेंथ सेम है तो वो वही वेक्टर रहता है। ये रूल, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं स्पेस में, वो वेक्टर वही का वही रहेगा। तो मैं ए वेक्टर को यहां भी रख सकता हूं, आगे भी कर सकता हूं, यहां भी रख 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 सकता हूं। ठीक है, वो ए वेक्टर ही रहेगा, बस ध्यान क्या रखना है, वो पैरेलल हो। क्या ये सारी लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है ये सब आपस में। ठीक है, ये तो बिल्कुल इसी पे है, तो इसको तो पैरेलल कहे ना कहे, बट वो सेम ही वेक्टर है, बस आगे पीछे हमने कर दिया। ठीक है, ये सारे क्या है, ए वेक्टर्स। बहुत यूजफुल रूल है, आई होप आपको ये क्लियर हो कि वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पहला पॉइंट क्या है
कि ए वेक्टर है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं, यहां से यहां रख दो, यहां से यहां रख दो, आगे कर दो, पीछे कर दो, ऊपर कर दो, ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत याद रखना आप ये लोग। तो आगे हम बढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की ओर, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो चलिए, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों की टेल जो हो वो जुड़ी हो, पूंछ जो हो दोनों की जुड़ी हो, ज्वाइन द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। कभी कभी नहीं जुड़ी होती तो आप वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सिखाए थे उससे जोड़ सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना स्टार पॉइंट आप, कि क्या करना है आपको, ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, क्या इन दोनों की टेल जुड़ी है, क्या दोनों की पूंछ जुड़ी है, हाँ, तो ये होगा थीटा, ये थीटा होगा क्या, एंगल बिटवीन, यही थीटा होगा एंगल बिटवीन, मैं बिटवीन टू बी डब्ल्यू लिख रहा हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्योंकि इन दोनों की टेल जुड़ी हुई है, आपको मैं दिखाता हूं कभी कभी टेल नहीं जुड़ी होती तो आपको क्या करना है। जैसे देखिए आप, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब ये एंगल थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों की टेल नहीं जुड़ी है। तो टेल कैसे जोड़े, देखो टेल जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो ए वेक्टर को यहां ले आए पैरेलली, आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाया था ना, वही काम आएगा, या तो ए वेक्टर को यहां ले आए या बी वेक्टर को आगे कर दें। मैं बी वेक्टर को भी तो आगे कर सकता हूं, देखिए ऐसे, बस लेंथ को ध्यान रखना है, लेंथ सेम है, क्या ये बी वेक्टर नहीं है, आपको सिखाया था सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अभी जस्ट अभी पढ़ाया था। तो ये क्या है, ये भी बी वेक्टर है, बस हमने इसको पैरेलली आगे कर दिया है। तो ये एंगल है थीटा, ये जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं, ये वाला नहीं है, ये याद रखना, ये ना कर देना आप थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको दोनों की क्या जोड़नी है, ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं, जब तक आप इसे ज्वाइन नहीं करोगे दोनों की टेल, तब तक आप वो एंगल नहीं बता सकते, पहले इन दोनों की टेल को ज्वाइन करो, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चाहे उनसे यूज करके, तभी आप एंगल बता पाओगे। एक और देखते क्वेश्चन हम, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी देंगे। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, क्लियर है। अब क्या करें, अब टेल जोड़नी है फिर से, तो फिर से हम इसको बी वेक्टर को आगे सेम पैरेलली रख सकते हैं, या ए वेक्टर को भी यहां रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करें, क्या इन दोनों की टेल जुड़ी है, नहीं जुड़ी, तो अभी हम थीटा नहीं बता सकते। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम इसकी टेल जोड़ेंगे तो बी वेक्टर को आगे कर देंगे, बस लेंथ और वो सेम रखेंगे, तो ये बन गया हमारा न्यू बी वेक्टर, बन गया कि नहीं, बी वेक्टर को आगे कर दिया। अब ये इन दोनों की टेल जुड़ गई है, यहाँ भी टेल जुड़ गई थी देखिए, तो ये एंगल होगा थीटा, ठीक, ये होगा थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो हमने क्या जाना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हमें दोनों वेक्टर्स की टेल पूंछ, समझ रहे, उसको जोड़ना पड़ेगा। जब हम उन दोनों को जोड़ देंगे एक ही पॉइंट पे, तभी हम उन दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बता पाएंगे, वरना नहीं कि कोई भी दो वेक्टर दे दिया आप बस एंगल बता दो, ऐसे नहीं होगा, आपको दोनों की टेल्स जोड़नी जरूरी है, ठीक है। तो टेल जोड़ने के लिए क्या यूज करना है, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे, वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो बस वेक्टर को पैरेलली प्लेस करने हैं। जैसे यहाँ पे तो टेल जुड़ी हुई थी, तो सिंपल है कि दोनों की टेल जुड़ी है, तो ये एंगल थीटा होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ नहीं जुड़ी थी तो मैंने इसको आगे कर दिया, आगे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं। ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, क्यों, डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, सेम ही है, तो बी वेक्टर को मैंने आगे कर दिया। अब टेल जुड़ गई तो ये एंगल है थीटा उनके बीच में, ठीक है। अगेन ये बी वेक्टर, इसको हम आगे रख सकते हैं क्योंकि वही डायरेक्शन भी सेम लेंथ भी सेम, ठीक है। तो दोनों की टेल जुड़ गई तो ये एंगल आ गया थीटा उनके बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसी के रिगार्डिंग, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक।
तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए होंगे। इसमें हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल 60 गिवन है, क्या इन दोनों की टेल जुड़ी हुई है? हाँ जुड़ी है, तो यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो पहला तो इजी था, तो पहले का आंसर है थीटा विल बी 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसमें टेल पहले से जुड़ी है, इसमें हमें कुछ करना नहीं, ठीक है। चलो सेकंड में बढ़ते हैं। तो हमें ये एंगल 120 डिग्री गिवन है, क्या ये टेल दोनों की जुड़ी है? नहीं जुड़ी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की टेल जोड़नी है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को आगे कर देंगे, बिल्कुल मैंने ए वेक्टर को आगे कर दिया, तो ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है, समझ रहे हो, ए वेक्टर को मैंने आगे कर दिया, बस क्या ध्यान रखना है कि उसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम रहे, तो मैंने डायरेक्शन और लेंथ सेम रख के उसको आगे कर दिया। अब ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 120, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री माइनस कितना करना है 120 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो इस केस में ये थीटा कितना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 60 डिग्री। आसान है, समझ रहे, आपको कुछ नहीं करना। हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की टेल ज्वाइन हो। तो हमने इसको ए वेक्टर को आगे रख दिया, ये हो गया ए वेक्टर हमारा, दोनों की टेल ज्वाइंट है, तो 120, ये 120 है, ये पूरी लाइन 180 होती है, तो ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री, 180 माइनस 120। इतनी तो बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी आपको। चलो थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दोनों की टेल जुड़ी है? नहीं, तो क्या करें, ए वेक्टर को हम आगे रख देते, तो मैंने ए वेक्टर को कर दिया आगे, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। अभी भी टेल जुड़ी है? नहीं, तो बी वेक्टर को भी आगे कर देते हैं, तो मैंने बी वेक्टर को भी कर दिया आगे। तो हाँ, अब दोनों की टेल जुड़ गई, तो ये एंगल होगा, ठीक। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आपने 9th 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इस केस में भी आंसर थीटा क्या आ गया 45 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से मैं आपको तीनों क्वेश्चंस बता देता हूँ। इन दोनों में क्या दोनों की टेल पहले से जुड़ी है, तो थीटा है 60 डिग्री, तो वही का वही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो गिवन है, क्योंकि टेल पहले से जुड़ी है। उस केस में हमें टेल जोड़नी है, क्योंकि टेल जुड़ी नहीं तो ये वेक्टर को आगे किया, ये 120 है तो ये 180 में से 120 हम करेंगे 60 डिग्री, इसका भी आंसर 60 डिग्री आया। ये वाला, इसमें दोनों के हेड जुड़े हुए हैं, दोनों के हेड जुड़े हैं, तो टेल जोड़नी है, तो ए वेक्टर को आगे किया और बी वेक्टर को भी आगे कर दिया, तो दोनों की क्या जुड़ गई, टेल जुड़ गई। अब ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, ये 45, ये भी 45, तो तीसरे वाले केस में 45 डिग्री आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस पे बढ़ते हैं। क्या दोनों की टेल जुड़ी है? नहीं जुड़ी, तो टेल जोड़ने के लिए क्या करें, बी वेक्टर को आगे कर दे, तो मैंने बी वेक्टर को कर दिया आगे, ठीक है। अब दोनों की टेल जुड़ गई है, ये 150 है तो ये कितना होगा बताओ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है, तो थीटा होगा 180 माइनस 150 जो कि होता है 30 डिग्री, तो इस केस में थीटा आ गया 30 डिग्री। आसान है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले केस में 30 डिग्री, ये पूरी 180 होती है ना, तो ये 150, तो बचा हुआ कितना होगा 30, तो इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें निकालना आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम दो वेक्टर्स की एडिशन जब करेंगे तो उसमें जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। कहीं बच्चा थीटा ही गलत कर देगा तो ऑब्वियसली एडिशन रूल में जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो भी गलत ही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है। इन चारों क्वेश्चंस को नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और इस बार आपसे हुए होंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हम पहले ही वैसे कर चुके हैं। तो चलिए मैं करता हूँ इन्हें। तो सबसे पहला फिफ्थ क्वेश्चन, ए और बी वेक्टर दिए हैं और ये 45 डिग्री दिया है, क्या हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो करें, क्या दोनों की टेल जुड़ी है? हाँ पहले से जुड़ी है, तो यही एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, क्योंकि पहले से टेल जुड़ी है तो क्या ही मतलब टेल जोड़ने का, जब टेल जुड़ी है तो वही एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट वाला हो गया 45 डिग्री। चलो सेकंड में बढ़ते हैं, क्या दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ी है? नहीं जुड़ी। टेल जोड़ते हैं तो हम क्या करें, हम ए वेक्टर को यहां भी रख सकते हैं और बी वेक्टर को यहां भी कर सकते हैं, तो इजी है बी वेक्टर को आगे कर देते हैं, तो मैंने बी वेक्टर को कर दिया आगे। लेंथ और डायरेक्शन तो सेम ही है, दिख ही रहा है आपको, तो ये बी वेक्टर की जुड़ गई और ए वेक्टर की टेल जुड़ गई, दोनों की पूंछ जुड़ गई। ये एंगल थीटा जो होगा वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का एंगल पूरा कितना होता है 180, ये 30 है, तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री पूरा था, और कितना ये है 30 हटा देंगे, 30 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 150 डिग्री। तो सिक्स क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 150 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो अगले पे बढ़ते हैं। इस बार दोनों के हेड जुड़े हुए हैं,
तो क्या करें, ए वेक्टर को चलो आगे करते हैं, मैंने ए वेक्टर को कर दिया आगे। क्या अब दोनों की टेल जुड़ी? नहीं, अब बी वेक्टर को भी आगे करना पड़ेगा, तो मैंने बी वेक्टर को भी कर दिया आगे। हाँ, अब दोनों की क्या जुड़ेगी? टेल जुड़ेगी, आपको दिख रहा होगा, दोनों की पूंछ जुड़ेगी। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा? ये एंगल होगा थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दोबारा बता रहा हूं, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, क्रॉस होता है बिल्कुल, तो ये आपस वाले बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस केस में थीटा कितना आ गया? वो 120 है, तो ये भी 120 डिग्री। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो इतना इनफ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, और मुझे लगता है अब आपको ये सारा आ ही गया होगा जो हमने आज जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि हमें एडिशन रूल में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।